चलते हैं विधानसभा, जहां पर मुख्यमंत्री का संबोधन इस वक्त हो रहा है। सुन लेते हैं। आभार व्यक्त करता हूं। चर्चा के दौरान उठाए गए समस्त बिंदुओं का हमने संज्ञान लिया है और इन बिंदुओं का परीक्षण कर उन पर यथा आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। मेरी बात को मैं आगे बढ़ाऊं उससे पहले मैं मेरी एक पीड़ा आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से साझा करना चाहूंगा। जैसा कि सर्वविदित है, हमारी विधानसभा, क्योंकि मेरे प्रतिपक्ष के साथी ने भी कहा है, देश में संसदीय परंपराओं के आदर्श के रूप में जानी जाती है। इसी विधानसभा में कई नामचीन हस्तियां निकली हैं। इस विधानसभा ने देश के संवैधानिक परंपरा के 20 पितामह कहे जाने के वाले और उसके रूप में विख्यात आदरणीय स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी जैसे अजात शत्रु दिए हैं। आज देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा और राज्यसभा के पीठासीन अधिकारी के रूप में विराजमान माननीय स्पीकर श्री ओम बिरला जी, माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का नाम भी राज्य से जुड़ा है। ये हमारे लिए बड़े सम्मान और गर्व की बात है। इस विरासत के विपरीत एक नई ही स्थिति इस बार विधानसभा में देखने को मिली। 8 करोड़ प्रदेशवासियों के हित से जुड़े बिंदुओं पर चर्चा करने के स्थान पर प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन के बहुमूल्य समय को अनावश्यक विवाद कर शोरगुल में जाकर सदन की गरिमा को गिराया गया है। मैंने पहली बार इस आसन की पीड़ा को अश्रुओं की धारा के रूप में निकलते देखा है। ऐसा दृश्य फिर हमारे सामने नहीं आए, यह संकल्प आज हम सभी को मिलकर लेना चाहिए। अब कुछ दिनों से सदन में सार्थक चर्चा हो पा रही है। इसके लिए मैं किसको धन्यवाद दूं? उनको धन्यवाद दूं जो मेरे सामने विराजमान हैं, या फिर उनको धन्यवाद दूं जो पिछले 2 सप्ताह से अदृश्य हैं। मैं दृश्य और अदृश्य प्रतिपक्ष के दोनों माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको और सभी सदस्यगण को कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के क्रियाशील होने पर शुभकामनाएं देता हूं। किंतु आज ही इस बात का भी अफसोस रहेगा कि यद्यपि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का शिलान्यास व उद्घाटन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी ने किया और तत्समय प्रतिपक्ष के नेता के रूप में श्री राजेंद्र राठौड़ जी का साथ भाजपा विधायक दल सहर्ष उस समारोह में आया, फिर भी आज कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के कार्यशील होने के पहले दिन जब लोकसभा स्पीकर श्री ओम बिरला जी को आमंत्रित करके पक्ष प्रतिपक्ष और पूर्व विधायकों के सामूहिक भोज का आयोजन रखा गया, तब ऐसे अवसर पर भी राजनीति से प्रेरित हो विपक्ष द्वारा आयोजन का बहिष्कार किया गया। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आप यह कहना चाहता हूं, यह उचित है या अनुचित, यह सभी को अपनी अंतरात्मा से पूछना होगा। अध्यक्ष महोदय, यह सवाल भी मेरे जहन में आ रहा है कि क्या यहां भी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष के विरुद्ध कोई इन्हीं के घर का सदस्य षड्यंत्र तो नहीं कर रहा था? कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के शुभारंभ में उनकी उपस्थिति देश के सर्वोच्च पंचायत लोकसभा के माननीय स्पीकर के साथ मंच पर होती तथा उन्हें भी इस साझे मंच के माध्यम से अपनी बात कहने का मौका मिलता। ऐसा लगता है कि इससे उन्हें उन्हीं की पार्टी की अदृश्य शक्ति के षड्यंत्र ने वंचित कर दिया।
मेरी सहानुभूति हमारे साथी माननीय नेता प्रतिपक्ष के साथ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार सभी को साथ लेकर प्रदेश के विकास एवं प्रदेशवासियों की खुशहाली सुनिश्चित करने के लिए सतत रूप से प्रयासरत है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि हमारी सरकार लोगों के हित, नागरिकों पहले की सोच, सिटीजन फर्स्ट के साथ सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रमुख फैसले लेते समय हमेशा गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी यानी कि ज्ञान हमारी आंखों के सामने रहते हैं। हमारे द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए 19 फरवरी 2025 को प्रस्तुत बजट माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा दिए गए इसी प्रेरणादायी मूल मंत्र को प्रतिबिंबित करता है। इसी के साथ आने वाली पीढ़ियों को भी हमारे द्वारा विरासत में समुचित संसाधन उपलब्ध हो, इस दृष्टि से प्रदेश में प्रथम बार ग्रीन बजट भी प्रस्तुत किया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जब सदन में वित्त मंत्री, हमारी उप मुख्यमंत्री हमारी सरकार का दूसरा बजट प्रस्तुत कर रही थी, तब मेरे साथ ये सभी प्रदेशवासियों ने भी हमारे विपक्ष के साथियों के चेहरे पर उतार चढ़ाव वाले भावों को देखा होगा। किसी भी चर्चा से अधिक तो विपक्ष के चेहरे की निराशा से स्पष्ट हो गया था कि हमारे जन कल्याणकारी बजट में कोई भी कमी ढूंढना इनके लिए संभव नहीं था। अगर इन्हें सही मायने में आमजन की खुशहाली की परवाह है तो उन्हें भी प्रसन्नता के साथ बजट का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन मैं देख रहा था, अभी भी मैंने देखा और मेरा ध्यान घड़ी की तरफ गया। 28 मिनट तक हमारे प्रतिपक्ष के नेता विधेयक पर नहीं आए, अन्य बातों की बात करते रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, बहुत बड़े लंबे अंतराल के साथ, क्योंकि लगातार यहां चर्चा हुई है, डिमांड पर चर्चा हुई है, माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेताजी ने उन विषयों को रखा है और मुझे अच्छा है कि उन्हीं को दोहरा करके आज भी काफी विषय उन्होंने रखे हैं। तो यह चिंता सता रही लगती है कि उन्हें अब ना पक्ष से निकलने का जनता अवसर ही नहीं देगी। जनता को यह कहना है, ये गलियां ये चौबारा या आना ना दोबारा। सभी माननीय सदस्यों ने यह भी देखा कि इस बार बजट में कई दिनों तक तो माननीय प्रतिपक्ष के नेता को उन्हीं के साथियों के कारण सदन में बोलने का अवसर ही नहीं मिला। और जब उनकी यह दुविधा समाप्त हुई, तब से लगता है वे अपने खोए समय की भरपाई करने के लिए प्रत्येक बिंदु पर एक प्रश्न पर बोलने का प्रयास करते हैं। किंतु जिस आधी अधूरी तैयारी से वे तथा प्रतिपक्ष के अन्य माननीय सदस्य सदन में अपनी बात रख रहे हैं, उससे तो मुझे लगता है कि उनकी पूरी तैयारी ठीक प्रकार से नहीं है। उनको अभी और तैयारी करनी चाहिए। अच्छा होता कि आप सब कम से कम सही तथ्य पता करने के बाद ही अपनी बात माननीय सदन में रखते। एक नई बात अध्यक्ष महोदय मैंने और देखी है, नेता प्रतिपक्ष को आजकल अपना अलवर क्षेत्र छोड़ पड़ोस के हमारे भरतपुर से अत्यधिक लगाव हो गया है। अपनी हर बात का दृष्टांत उन्हें भरतपुर ही दिखाई देता है। यह कृपया मुझे ये बता दें कि ये इनका भरतपुर के प्रति लगाव है या मेरे प्रति लगाव है, या फिर मेरे बंसी वाले ने इन्हें भी भरतपुर की ओर आकर्षित कर लिया है। माननीय अध्यक्ष जी, हमने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर कर अर्थव्यवस्था को 5 वर्ष में, हमारे साथी कई कह रहे थे और उनका भी मैंने सुना है कि वो एक्सपर्ट कहते हैं कि एक्सपर्ट, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
कि उन एक्सपर्टों को जब वो उनकी सरकार थी तो उन्होंने कोई भाव नहीं दिया, उनको किसी तरह का भाव नहीं दिया उनको, और जब भाव नहीं दिया तो उन्होंने दूसरे काम में भी स्टार्ट हो गए थे, लेकिन उसके बाद भी उनको भाव नहीं मिला। लेकिन वो एक्सपर्ट दिखाने से पहले बोलने से नहीं होता है। यह राजस्थान की 8 करोड़ जनता देखती है, कोई भाषण को सुनने के लिए नहीं, आपके काम कहां पहुंचा है इसे देखने के लिए राजस्थान की जनता इसे देखती है कि हमारा किसने काम किया। अर्थव्यवस्था में 5 वर्ष $350 बिलियन तक ले जाने हेतु आवश्यक कदम उठाने प्रारंभ कर दिए हैं। जब प्रतिपक्ष के सदस्य अर्थव्यवस्था के विकास के संबंध में कोई सार्थक चर्चा नहीं कर पाए तो मात्र किस वर्ष में जीएसडीपी कितनी हो पाएगी तथा 350 बिलियन किस वर्ष पहुंच पाएगी, इस संबंध में केवल आंकड़ों को लेकर बैठ गए हैं। मैं माननीय सदन को हमारे आंकलन के संबंध में अवगत कराना चाहता हूं, आप सुन लीजिए और नोट भी कर लीजिए और इसके बाद भी बता दीजिए, क्योंकि हम कोई भी काम करते हैं हमारा काम ऐसा नहीं होगा कि कोई उंगली उठाने वाला पैदा हो जाए। हम बात करते हैं अंदर से और वो करते हैं जो करके दिखाते हैं। हम राजस्थान की जनता का जो विश्वास लेकर के आए हैं, हम इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को कहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, जिस संकल्प के साथ इस सदन में आए हैं उस संकल्प को पूरा करके रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। माननीय अध्यक्ष जी, 2024-25 में जहां जीएसडीपी 17,04,339 करोड़ रुपए यानी कि $197 बिलियन रहेगी तथा वर्ष 2025-26 में इसके बढ़कर 19,89,835 करोड़ रुपए अर्थात $230 बिलियन हो जाने का अनुमान है। और इसी प्रकार वर्ष 2028-29 में जीएसडीपी का आंकड़ा 30,26,290 करोड़ यानी $350 बिलियन हो जाएगा। $350 बिलियन आप लगा लीजिए आंकड़ा। किंतु यदि हम जीएसडीपी की वर्तमान वृद्धि दर से आंकलन करें, वो भी बता रहा हूं, तो भी हमारी अर्थव्यवस्था वर्ष 2030 तक इस लक्ष्य को आवश्यक रूप से प्राप्त कर लेगी। हमारी डबल इंजन की सरकार के कुशल वित्तीय प्रबंधन के परिणाम स्वरूप हमें पूरा विश्वास है कि अपने सभी लक्ष्यों को न सिर्फ समयबद्ध रूप से वरन समय से पूर्व प्राप्त करने में सफल होंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उल्लेखनीय है कि हमारे प्रयास से प्रदेश की जीएसडीपी में वर्ष 2025-26 गत सरकार के अंतिम वर्ष के विरोध 30% से अधिक बढ़ोतरी हो जाएगी। अध्यक्ष महोदय, प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ कर युवाओं के लिए अधिकाधिक रोजगार के अवसर उत्पन्न करने की दृष्टि से निवेश को बढ़ावा दिया जाना अति आवश्यक है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से इस संबंध में कहा है कि हमारी सरकार ने देशवासियों को एक बहुत यूनिक कॉम्बिनेशन दिया है और ये कॉम्बो है इन्वेस्टमेंट से एम्प्लॉयमेंट का और डेवलपमेंट से डिग्निटी का। हमारा भी प्रयास है कि हम प्रदेश के युवाओं का स्वाभिमान बढ़ाने की दृष्टि से प्रदेश का विकास तथा रोजगार के अवसर का सृजन सुनिश्चित करें। इसी उद्देश्य से हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया गया। ये बड़ी उसकी मजाक करते हैं, कई साथियों को मैं देखता हूं, जब इसमें कुछ था ही नहीं राइजिंग राजस्थान में तो आपने क्यों किया, जरा इसको भी बता दें मुझे। जब राइजिंग राजस्थान में है ही नहीं तो जब आपकी सरकार थी तो आपने क्यों किया। फर्क सिर्फ इतना था, आपने अंतिम साल में दिखाने के लिए किया था
और हमने प्रथम वर्ष में राजस्थान की जनता को करने के लिए किया। आप कर रहे हैं जब तो अच्छा हो रहा है, हम कर रहे हैं तो राइजिंग राजस्थान ठीक नहीं है, उसकी आलोचना कर रहे हैं। मैं आगे बताना चाहता हूं अध्यक्ष जी, क्या राइजिंग राजस्थान में किस तरह से काम आगे बढ़ रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश में निवेश वहां नीतियां के लिए नीतियां तथा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति के आधार पर ही आता है। समिट के माध्यम से देश विदेश के उद्यमियों को राजस्थान की स्ट्रेंथ तथा कॉम्पिटिटिव इकोसिस्टम के संबंध में जागरूक कर निवेश करते हुए विकास में भागीदारी बनने के लिए आमंत्रित किया जा सका है। इस आयोजन में 32 से अधिक देशों के उद्यमियों के साथ ही देश के विभिन्न प्रदेशों से भी उद्यमियों ने भाग लिया। जैसा कि माननीय सदस्यों को विदित है, इस आयोजन में पूर्व 10 नीतियां तथा नवीन निवेश प्रोत्साहित योजना लाने, सिंगल विंडो को सुदृढ़ कर सेवाओं की संख्या बढ़ाने के साथ ही 6 माह का गहन आउटरीच प्रोग्राम करने के फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों में 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक निवेश के एमओयू संभव हो पाए। और माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा नीति कौन बनाता है। मैं आपसे इसलिए कहना चाहता हूं, जिनके मन में चेहरा देख करके काम करने की होती है और एक नीति के आधार पर काम करने की स्पष्टता होती है, वो निश्चित रूप से पूरी तरह से दिखता है। वर्तमान सरकार ने जो जारी की गई नीतियां हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो नीतियां हैं, राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, राजस्थान नवीन खनिज नीति, राजस्थान एमसेंड नीति, एकीकृत क्लस्टर विकास योजना, राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, राजस्थान 1 जुलाई 1 उत्पादन नीति, राजस्थान सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग नीति, राजस्थान पर्यटन इकाई नीति, राजस्थान एनिमेशन विजुअल इफेक्ट गेमिंग कॉमिक्स एंड रियल्टी नीति, राजस्थान एकीकृत स्वच्छ ऊर्जा नीति, राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी, राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी, राजस्थान टेक्सटाइल एवं अपरेल पॉलिसी, राजस्थान युवा नीति। ये नीति बोल आता है जिसके मन में करने की तमन्ना होती है और वो करना चाहता है। और माननीय अध्यक्ष जी, 70 साल से इस देश के अंदर जिस तरह का होता आया है वो आपने देखा है। 70 साल उस गरीब के नाम पर उसको ठगा गया। 70 साल के अंदर उनके प्रधानमंत्री कहते थे 1 रुपया भेजते 15 पैसे, अब देश के यशस्वी प्रधानमंत्री 100 रुपए भेजते हैं, 100 रुपए जाता है, 100 रुपए जाता है। ये हमारी नीतियों का खेल है, हमारी नीतियों का खेल है। अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे द्वारा राइजिंग राजस्थान का आयोजन सरकार के पहले ही वर्ष में किया जाना हमारी नीयत को दर्शाता है कि हम इन निवेश की संभावनाओं को धरातल पर उतारने के लिए कटिबद्ध हैं। हम कांग्रेस सरकार की तरह मात्र चुनावी फायदे लेने के लिए दिखावे के काम नहीं करते, जिन्होंने अपनी सभी कार्यकालों को मिलाकर भी एक ही बार निवेश लाने का प्रयास किया, वो भी सरकार के अंतिम चरण में, कभी नहीं किया। अंतिम चरण में आपने देखा होगा कार्यकाल के अंतिम चरण में लेकर क्या है। मैं इस क्रम में आंकड़ों का भी जो भ्रमजाल प्रतिपक्ष के हमारे माननीय सदस्यगण द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया, उसका उत्तर तथ्यों के साथ देना चाहूंगा। कांग्रेस की विगत सरकार द्वारा वर्ष 2022 में किए गए इन्वेस्टमेंट समिट 12,84,000 करोड़ रुपए के एमओयू किए गए तथा उसमें भी मात्र 3% से भी कम लगभग 30,000 करोड़ रुपए के ही निवेश का कार्य पूर्ण हो पाया था। और इसकी तुलना में हमारे प्रथम वर्ष में ही 35 लाख करोड़ रुपए के एमओयू किए गए, जिनमें 2,24,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि के एमओयू कार्य का प्रारंभ हो गया है। उसकी भी मैं आपको बताना चाहता हूं, ये फोटोज हैं, हर महीने स्वयं मीटिंग करता हूं। ये 2,24,000 करोड़ के काम धरातल पर आ गए। मैं आगे वो भी बताना चाहता हूं जो प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा, 2,24,000 और
प्रारंभ हो चुका तथा 30 मार्च राजस्थान दिवस के अवसर पर चैत्र प्रतिपदा के दिन भी मैं कहना चाहता हूं आपसे, क्योंकि हमारी ये तिमाही है, हमने राजस्थान को भी तिमाही में बांटा। हमारा दिसंबर में हुआ था, जनवरी, फरवरी और मार्च के महीने में तिमाही हमारी होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये जो हमारा 2,24,000 का है, 3 लाख करोड़ रुपए के हमारे 30 मार्च तक पूरा करके हमारे हो जाएंगे। 3 लाख करोड़ रुपए से भी पार हो जाएंगे। और इनकी अगर ग्राउंड भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, इन कार्यों की ग्राउंडिंग भी सुनिश्चित कर ली जाएगी, यानी इनके समय से हमारा एक साल में 10 गुना होगा। 30 लाख और 3 लाख 10 गुना होगा। यह देख लें एक बार। मेरे स्वयं के द्वारा एमओयू के संबंध में क्रियान्वित हेतु प्रत्येक माह निर्धारित तिथि की रिव्यू किया जाता है, जिसका परिणाम सभी के सामने है। मैं विपक्ष के सदस्यों को भी कहना चाहूंगा कि काश उनकी सरकार में भी ऐसी ही मॉनिटरिंग की व्यवस्था बनाई गई होती, मगर उस समय तो इनके लोगों को जनहित के काम के लिए फुर्सत ही नहीं थी। अगर यह मॉनिटरिंग होती तो निश्चित रूप से राजस्थान की जनता को उसका फायदा मिलता। मैंने राइजिंग राजस्थान 2024 के समय ही आगामी समिट की तिथियां आप कह रहे थे कि अभी कर लेते हैं, ऐसे नहीं होता है। हमने आगामी समिट की तिथियां भी 9 से 11 दिसंबर 2026 तय कर दी हैं। अगला हमारा राइजिंग राजस्थान उसमें होने वाला है, इसकी घोषणा भी कर दी है। इसके साथ प्रत्येक वर्ष दिसंबर माह में जनता के सामने निवेश की प्रगति का ब्यौरा देने का भी ऐलान कर दिया था। हमने कहा हर साल उसी तिथि को हम राजस्थान की जनता को दिखाएंगे, हमारे एमओयू कितने हमारे धरातल पर आए, ये काम भी हम करेंगे। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमओयू को ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम भी लागू कर दिया गया। इसके अंतर्गत यथार्थ स्थिति पता रहे, इस दृष्टि से मौके की स्थिति को फोटो अपलोड करने का प्रावधान भी रखा गया। और जो जिसको मैं दिखा रहा हूं, यह भी हमने प्रावधान रखा है कि जैसे ही हमारा एमओयू धरातल पर आएगा, उसके फोटोज भी हमारे कंप्यूटर पर पूरी तरह से आ जाएं, जिससे कितना काम किया है और उसकी फिजिकल भी उसको जाकर के देखेंगे किस तरह से काम चल रहा है। हमारे द्वारा निवेशकों के प्रस्तावों को गुण पर परीक्षण कर ही पूर्ण पारदर्शिता से भूमि आवंटन किया जाता है, ना कि आपके समय में चेहरा देख करके आवंटन किया जाता था। आवंटन की प्रक्रिया कैसी थी? जो आ गया हमसे आके नमस्कार कर ली, दोस्ती कर ली, उसको तो वो भी आवंटित हो जाती थी। हमने नीतियों के आधार पर भूमि आवंटन करने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं कहना चाहता हूं, प्रदेश के विकास को स्वरूप मानते हुए हमने माननीय प्रधानमंत्री जी विकसित भारत के सपने को साकार करने में भी राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन मील का पत्थर साबित होगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने प्रदेश के कोने कोने में विकास सुनिश्चित करने के लिए राइजिंग राजस्थान अंतर्गत जिला स्तरीय आयोजन भी किए हैं। हमारा उद्देश्य बड़े निवेश के साथ ही एमएसएमई के माध्यम से अधिक संख्या में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना भी है। इसी क्रम में हमारे द्वारा एमएसएमई पॉलिसी तथा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी ओडीओपी पॉलिसी भी लाई जाकर उचित प्रोत्साहन उपलब्ध कराया गया है। माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि इन जिला स्तरीय आयोजनों में 2,75,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावित हुए हैं। राइजिंग राजस्थान के क्रम में ही प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र को भी पंख लगाने के लिए, क्योंकि आपने देखा है माननीय अध्यक्ष जी, राजस्थान देश नहीं दुनिया में पर्यटन की दृष्टि से पहला राज्य है। हमारा पर्यटन की दृष्टि से हमारे राजस्थान में बहुत संभावना है, और उन संभावनाओं को देखते हुए उसको पंख लगाने के लिए आईफा जैसे अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया है। मैं इस बात की खुशी है कि आईफा के वैश्विक मंच से हमारे रंग बिरंगे प्रदेश की संस्कृति, हमारी वास्तुकला, हमारी शिल्पकला, लोक कला और ऐतिहासिक विरासत की प्रशंसा हुई है। आईफा के आयोजन से जहां एक और राजस्थान में पर्यटनों के क्षेत्र में बूम मिलेगा, वहीं दूसरी ओर राजस्थान की अर्थव्यवस्था में भी आईफा के योगदान की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। परंतु दुर्भाग्य है
कि प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों ने आय वजह से आयोजन पर भी कई प्रकार की अनर्गल टिप्पणी कर डाली है, क्योंकि वो उनकी पुरानी आदत है। इसी प्रकार सदन में राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भरतपुर के एक होटल के बारे में बिल्कुल ही गलत तथ्य प्रस्तुत कर उसके आधार पर समस्त एमओयू पर प्रश्न चिन्ह लगाने का भ्रामक प्रयास भी किया गया है। यह माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने कहा था, क्योंकि मैंने कहा था इनको प्रेम है भरतपुर से, इनको भरतपुर से प्रेम है। इस संदर्भ में सदन को मैं अवगत कराना चाहूंगा कि जिस होटल का निर्माण पूर्ण होकर उसमें मीटिंग करना तथा मिथ्या एमओयू करना बताया गया, वही सत्य यह है कि उस होटल के प्रमोटर्स द्वारा पार्टनरशिप में एक नया होटल लाकर उसमें 30 करोड़ रुपए का नया निवेश प्रस्तावित किया गया है। क्या प्रतिपक्ष को इस प्रकार के प्रदेश टूरिज्म इकाइयों की स्थापना एवं उनसे मिलने वाले रोजगार से भी आपत्ति है? मैं कहना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर मेरे राजस्थान में, बड़ी बात छोड़िए, अगर एक हाईवे के किनारे अगर कोई ढाबा लेकर भी आता है, हमें उसका भी स्वागत करना चाहिए। और उसका स्वागत क्यों करना चाहिए? क्योंकि जो ढाबे पे काम करने वाला आदमी है उसको काम की आवश्यकता है। मेरे भाइयों, एक बार उस गरीब की तरफ जरा देखो, गरीब के कहने से कुछ नहीं होगा। उस गरीब के आंसू की तरफ देखो, उस गरीब व्यक्ति को जो वहां जाकर के काम करेगा और उसको दूसरा कोई वो काम नहीं दे सकता, वो ढाबा वाला उसको काम देता और उसको काम जाके करता है, उसके माँ बाप को और उसके परिवार को रोटी मिलती है। ये छोटा काम नहीं है, ये हमारे उस व्यक्ति तक पहुंच रहा है काम जहां वो उसको आवश्यकता है। लेकिन हम मजाक उड़ा लेते हैं, छोटे काम होता है जिलों में किस तरह से काम होता है, क्योंकि आपको बड़े बड़े काम करने की आदत है, बड़े बड़े होटल बनाने की, मॉल बनाने की, बड़े बड़े काम करने की आदत है। वो आगे और बताऊंगा मैं क्या क्या आदत है, वो भी आ रही हैं। किंतु आमजन के हेतु के आड़े आने पर तो इनका कहना चाहूंगा, हमसे बैर रखो या ना रखो ये आपकी है मर्जी, लेकिन जनहित के कार्य में सहयोग करो ये हमारी है आपसे अर्जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह एक सर्वविदित तथ्य है कि जो जैसा होता है उसे दूसरे में भी वैसा ही दिखाई देता है। क्या है कि जो आदत होती है, मैंने एक बार सुनाया था, मैंने किसी का, मैंने पिछली बार भी सुनाया था, किसी को बहुत बढ़िया आदमी था, अच्छा था, अब मैं नाम तो किसी का नहीं लूंगा, लेकिन मैं वैसे ही नाम भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, कोई अच्छा था, उसका ठीक प्रकार से घर चल रहा था। लेकिन कुछ दिनों के बाद थोड़ी सी उसको परेशानी हो गई, और परेशानी हो गई तो कई लोग विश्वास करते हैं, कई नहीं करते हैं। तो कोई हनुमान जी के पास जाता है, तो कोई भोले बाबा के पास जाता है, कोई ठाकुर जी के पास जाता है, कोई माता जी के पास जाता है। तो वो जाते हैं कि मेरे दिन कब अच्छे आएंगे, तो किसी को हाथ दिखाता है, किसी के पास जाता है। वो व्यक्ति भी गया, वो जाकर के जब किसी के पास पहुंचा तो एक व्यक्ति के पास पहुंचा कि मेरे को भी परेशानी है, मेरी परेशानी देखिए। उनका आइए बैठिए आराम से, उन्होंने बैठाया, उनका देखा, चेहरा मोहरा देख करके उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करिए। बोले साहब मेरी तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं कैसे करूं कैसे नहीं करूं। बोले आप चिंता मत करिए, 3-4 महीने में आपका बहुत अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने कहा साहब, उन्होंने कहा कि मेरी लॉटरी खुलने वाली है, क्या होगा, मैं 3-4 महीने में कैसे ठीक हो जाऊंगा, कैसे मेरे को अच्छा लगेगा, वो बोले ऐसे ही हो जाओगे, कैसे हो जाऊंगा। उन्होंने कहा कि ये जो जब चल रहा है वो सब आपकी आदत में आ जाएगा। तो माननीय मैं प्रतिपक्ष के नेता से कहना चाहता हूं, माननीय मैं कहना चाहता हूं, कुछ बातें आपकी आदत में आ गई हैं, और ये लंबे समय से आदत में आ गई हैं, क्योंकि जो जैसा करेगा, जैसा उसकी समझ में वो ही आएगा। ये आपका खोट नहीं है, मैं देख रहा था, क्योंकि प्रतिपक्ष के नेता हमारे कुछ कह रहे हैं, एक दिन पहले अध्यक्ष जी के पास जाकर के कह रहे हैं नहीं साहब अच्छा है, आइए आप भी आए, हम भी आए। अरे हमको पता है भाई,
वो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन कर दिया, हमारे अध्यक्ष जी को भी पता था। लेकिन एक बात बताइए, मैं सिविल लाइन में आप रहते हैं, कितने लोग उनका उद्घाटन कर गए, कितने लोग उसमें पूजा कर गए, कितने लोग निकल गए, आपको पता नहीं होता है क्या? लेकिन आप जब जाते हैं उसमें तो क्या पूजा पाठ नहीं करते हैं? क्या उसमें किसी को बुलाते नहीं हैं? अरे भाई, उन्होंने पूजा पाठ कर ली, हमारे अध्यक्ष जी ने अगर उसमें पूजा पाठ का कार्यक्रम रख दिया तो क्या दिक्कत हो गई? और हमारे प्रतिपक्ष के नेता कह रहे हैं कि नहीं नहीं अच्छा है, आप आएंगे, चलिए। हमने पूछा अध्यक्ष जी से, हमने पूछा हमारे संसदीय कार्य मंत्री, उन्होंने कहा नहीं साहब आएंगे, हमें चिंता थी। अब आप हमें कहते हैं कि हमें साहब आप कुंभ नहीं ले गए। भाई, आपकी आदत तो ऐसी है, हम कैसे करें? अगर हम आपसे हमने कहा हमने पहले भी मेरे निवास पर मैंने एक कार्यक्रम रखा था, मेरे निवास पर कार्यक्रम रखा था, मैंने आप सभी को बुलाया, मेरे 3-4 साथी गए थे, मेरी सुन लीजिए, मेरे यहाँ से सब गया, रफीक जी मेरे यहाँ गए थे, सरवर जी मेरे यहाँ गए थे, और शायद और बुढ़ानिया जी मेरे यहाँ गए थे, सब लोगों को बुलाया मैंने। देखिए, आपको सूचना होगी, मेरी बात सुनिए, आपको सूचना होगी, नहीं तो आपके पीओ को सूचना होगी, निश्चित रूप से मैंने बुलाया, और नहीं बुलाता तो रफीक खान जी और बुढ़ानिया जी और वो नहीं पहुंचते, सरपंच जी 5-7 लोग पहुंचे थे। पार्टी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, मानिए रहिए, जब भी सदन का नेता बुलाता है हम जाते हैं, पर बिना बुलाए तो हम कभी नहीं जाते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इसलिए कहना चाहता हूं आपको, मैंने तो आपको यहां तक कहा, आप बता दीजिए, मैंने आपको बुलाया, मैंने आपको घर पे बुलाया, आपने फोन नहीं किया, मैंने फोन किया था आपको मैंने घर पे बुलाया, और घर पे मैंने इसलिए बुलाया आपको क्योंकि हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। मैंने आपसे ये कहा कि नहीं कहा कि माननीय हमारे प्रतिपक्ष के नेता हैं आप, मेरे को देने में शायद आपके साथी संकोच करें, आप मेरे को जो आवश्यक काम है, जो जनता के हित के काम है, क्योंकि हम पक्ष विपक्ष की बात नहीं होती है, हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम कर रहे हैं। मैंने कहा आपके सदस्यों की कोई इस तरह की बात हो विधानसभा की, तो वो काम मेरे को दे दीजिए, मैं उनको मेरे बजट में समाहित कर लेता हूं, ये मैंने आपको बुला करके कहा। और मैं इसलिए नहीं, मेरे को उस दिन दुख हुआ, उस दिन मेरे को इसलिए दुख हुआ कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता का होना, आप सदस्यों का आना कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में बहुत आवश्यक है। और हमने ये भी कहा, अगर आप हमें इस बात के लिए हमें कहा था कि हम जाएंगे, हमने तो उस दिन भी कहा कि आप चलना चाहें, लेकिन आपकी तरफ से पॉजिटिव आता ना, हम तो बिल्कुल तैयार थे। अरे जब हम और लोगों को, राजस्थान के सभी लोगों को राजस्थान मंडपम बनवा करके उसमें सुविधा देने का काम कर रहे हैं, आप तो हमारे साथी हैं, आपको तो हम अपने साथ बैठा करके लेकर के जाते हैं। तो मैं माननीय अध्यक्ष जी, इसीलिए मैं कह रहा हूं, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। और दूसरा मैं और कहना चाहता हूं, इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि चूंकि गत सरकार ने अपनी लगभग 50% घोषणाओं पर कार्य ही प्रारंभ नहीं किया, मात्र खोखली हवाई घोषणाएं तक सीमित रह गए, और जनता भी इनसे पूछते पूछते थक गई, क्या हुआ तेरा वायदा, क्या हुआ तेरा वायदा, जनता भी पूछ रही है। और अभी कई मेरे पास आए, कई लोगों ने कहा, मेरे से कहा साहब घोषणा तो हमारी 22-23 की है, लेकिन वो साहब काम प्रारंभ नहीं हुआ। मैंने कहा आप मेरे को दे दीजिए, मैं काम प्रारंभ करा दूंगा, चिंता मत करिए। हम बड़े दिल के लोग हैं, इधर जो बैठे हैं ये राजस्थान की जनता के हित के लिए काम करते हैं। कभी मत सोचिए, मन में ये धारणा मत करिए। और आज भी मैं सदन के माध्यम से मैं कहना चाहता हूं, राजस्थान की जनता के हितों को कभी हम कुठाराघात नहीं होने देंगे। आप भी अगर उचित मांग लेकर, जनता के हित की मांग लेकर के आएंगे, क्योंकि हमारे देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने ग्राम सड़क योजना चलाई थी, उन्होंने एक भी गांव ये नहीं देखा किसका है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खाद्यान्न सुरक्षा में किसी को पूछा नहीं है कौन है। और आप बात कर रहे थे, मुझे लगता है कि कभी आपका संपर्क नहीं हो पाया। एक देश के नहीं, दुनिया के ऐसे एक संगठन जो सिर्फ समाज हित के जीता है,
उनकी 2-2, 3-3, 4-4 पीढ़ियां खप गई। उन्होंने अपने आप को इस मां भारती के लिए समर्पित कर दिया। आप उनके लिए बात करते हैं। दुनिया में कोई भी ऐसा संगठन नहीं मिलेगा जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संगठन की होड़ करे। उनके अंदर हम देखते हैं, हमारे जब हम देखते हैं 10-10, 20-20, 25-25, 40-40 साल हो जाती हैं, लेकिन हम उनकी जाति का कभी पता नहीं कर पाते हैं कि ये किस जाति के लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, उन लोगों पर इस तरह की बात करना हमारे लिए ठीक नहीं है, हमारी मानसिकता के लिए ठीक नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं आपसे, किंतु ये इन सारी चीजों को आप भूल गए। उन्होंने कितना काम करते हुए इस देश और समाज को दिशा देने का काम कर रहे हैं। इस वो मां भारती के सच्चे भक्त के रूप में काम कर रहे हैं। और हम यहाँ हमारे कार्य के लिए जब बात करते हैं तो निश्चित रूप से मन में पीड़ा इस बात की होती है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे कार्य करने की गति के कारण लगातार न सिर्फ घोषित कार्य स्वीकृत हो रहे, अब तो धरातल पर भी आ रहे हैं। गत बजट की घोषणा की प्रगति, जहां मेरे द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर दिए गए जवाब 7 फरवरी 2025 के दिन 62% थी। आप प्रगति रिपोर्ट बता रहा हूं अभी आपको सदन के समय की, 62% थी। और 19 फरवरी को जिस दिन बजट पेश हुआ था वो बढ़कर के 73% हो गई। और माननीय सदस्यों को जानकर प्रसन्नता होगी कि ये प्रगति आज जब मैं बोल रहा हूं तो ये 82% हो चुकी है, 82% हो चुकी है। इससे भी ज्यादा हर्ष आप सबको यह जानकर होगा कि इस बजट की भी, जो अभी बजट वर्ष प्रारंभ नहीं हुआ है, उसकी भी 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। 68 घोषणाओं की स्वीकृति जारी हो चुकी है। बस 2025 प्रारंभ भी नहीं हुआ और घोषणाओं की क्रियान्विति भी हो गई। अगर मैं इनकी घोषणाओं की क्रियान्विति बताऊं तो आपको मैं बता सकता हूं कि कितनी है। कांग्रेस के 5 वर्ष में 4148 घोषणा में से लगभग 1921 घोषणाएं अपूर्ण हैं। और ये अपूर्ण हैं 1900। मेरे साथी कई भी आप मेरे पास आते हैं कि ये घोषणा, जैसा कि मैंने बताया, और आपके भी आते हैं कि हमारे समय में घोषणा हुई थी, ये 19 में हुई, ये 20 में हुई, ये 21 में हुई, ये 22 में हुई। क्या हो गया अध्यक्ष जी? क्या है ये? बातें तो बहुत करते हैं लेकिन करके दिखाना पड़ता है, जमीन पर जाना पड़ता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के सदस्यों ने पंचायतों को दिए ग्रांट, सामाजिक पेंशन आदि का उल्लेख करते हुए फंड रिलीज की समस्या का बिंदु उठाया। मैं आपके माध्यम से सदन को गत सरकार द्वारा दिसंबर 2023 में अपने समय के दायित्वों का भुगतान न कर लंबित छोड़ देने संबंधी प्रमुख मदों के विवरण अवगत कराना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, पंचायतों को राज्य व केंद्रीय वित्त आयोग के 2180 करोड़ रुपए का भुगतान किया ही नहीं। 2180 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। वृद्ध, असहाय, विधवा किसानों को सामाजिक सुरक्षा पेंशन के 1443 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया गया। किसानों के कल्याण की योजनाओं में 1316 करोड़ रुपए का भुगतान कहां हुआ, ये तो बताएं। मनरेगा के 896 करोड़ रुपए का भुगतान किसको करना था, ये तो बताएं। बच्चों को शिक्षा के लिए समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 728 करोड़ रुपए का भुगतान ही भूल गए कि हमें इसका भुगतान करना है। बच्चों के पोषाहार का भुगतान 353 करोड़ रुपए का कहां हुआ। अनाथ बच्चों को पालनहार योजना के 136 करोड़ रुपए का भुगतान नहीं किया। जल जीवन मिशन के 1755 करोड़ रुपए जारी ही नहीं किए। कर्मचारियों से संबंधित 2924 करोड़ रुपए का भुगतान भी नहीं किया। अब क्या इसका जोड़ भी आपको बताना पड़ेगा? ये जोड़ बता के कितना है? माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस की सरकार 16,500 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान
किए बिना ही विदा हो गई। ये भुगतान ही नहीं किया। इस विवरण से यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि इनकी सरकार काम करती ही नहीं थी, जो थोड़ा बहुत करती थी उसका भी भुगतान करती नहीं थी, और हम जनहित में इनके द्वारा छोड़े गए दायित्वों का भुगतान करते हैं। तो अब समझ लीजिए कि हम अपने कराए कार्यों तथा घोषित कार्यों के लिए जो वित्तीय संसाधन इस डबल इंजन की सरकार में, ये तो हम जुटा ही लेंगे। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को विपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा भुगतान के संबंध में उठाए गए कुछ बिंदुओं की वास्तविक स्थिति भी बताना चाहूँगा। सामाजिक सुरक्षा पेंशन का भुगतान गत सरकार में जहाँ 3 और 4 माह विलंब से होता था, वहीं हमने इस देरी में कमी लाकर आज स्थिति कर ली है कि माह दिसंबर में पेड इन जनवरी का भुगतान हो चुका है तथा माह फरवरी 2025 का भुगतान प्रारंभ कर दिया है, और ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा यह भी फर्ज बनता है कि मैं माननीय सदस्यगणों को उनसे सीधी जुड़ी योजना एमएलए लैट की जानकारी भी दे दूं, जहां गत सरकार ने अपने कार्यकाल में लगभग 500 करोड़ रुपए इस योजना में जारी ही नहीं किए। वहीं हमारे द्वारा इस वर्ष 2024-25 में संपूर्ण 1000 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को एमएलए लैट योजना की प्रगति से अवगत भी कराना चाहूँगा। 5 वर्षों में किसी प्रकार का इन्होंने नहीं किया। एक वर्ष 2022-23 में अधिकतम 458 करोड़ रुपए के व्यय के साथ अधिकतम 11,975 वर्ष 2019-20 के कार्य ही पूर्ण किए गए। वहीं हमारी सरकार द्वारा जनवरी 2024 से अब तक 1,270 करोड़ रुपए के व्यय के साथ 29,361 कार्य पूर्ण कर लिए गए हैं। इनसे 3 गुने काम। साथ ही इन कार्यों की वित्तीय स्वीकृति जारी किए जाने में जहां कांग्रेस सरकार के 5 वर्षों में औसतन 76 दिन का समय लग रहा था, वहीं हमारी सरकार में औसत दिन 31 हो गया है दिन का समय लग रहा है। 16वीं विधानसभा में इस योजना अंतर्गत प्राप्त कुल अवशंसाओं में से 9,985 91% कार्य स्वीकृति जारी की जा चुकी है। माननीय सदस्यों को याद दिलाना चाहूंगा कि हमारी सरकार के प्रथम वर्ष में ही एमएलए लैट के अतिरिक्त प्रति विधानसभा बिना किसी भेदभाव के, माननीय अध्यक्ष महोदय, एमएलए लैट तो दिया ही है लेकिन बिना किसी भेदभाव के। अब ये कहते हैं कि साहब भेदभाव। 5 करोड़ रुपए सड़क निर्माण, ये अब का नहीं है, ये आते ही था। 3 करोड़ रुपए अन्य आधारभूत संरचना के लिए, अब ये गिनते जाएंगे कितना हुआ है। 10 करोड़ रुपए पुनः सड़कों हेतु उपलब्ध कराए जा रहे हैं, 10 करोड़ रुपए इस बजट में दिया है। इस प्रकार 5 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा क्षेत्र के स्थान पर 23 करोड़ रुपए प्रति विधानसभा देने का काम हमारी सरकार ने किया है, जो 4 गुना होता है। कहाँ है हरिमोहन जी? अरे हरिमोहन जी, आप ये तो बताओ, आप इतने समय से सदन में हैं, कभी एक वर्ष में एमएलए लैट में 23 करोड़ रुपए मिला है क्या? कभी मिला है क्या 23 करोड़ रुपए? किसी को मिला है क्या भाई? अरे आपको अरे आपको किसने कहा? अरे सुनिए, बैठिए, सुनिए, वो भी आ रहा हूं, मैं आगे आ रहा हूं, दिया है ना, आगे आ रहा हूं। एक मिनट, ये जो दिया है ना, यही नहीं मिला, यही बात मैंने कही है। कौन सा? ये जो आप लोगों ने जो घोषणा की है ना, जो हमको कह रहे हो एमएलए में दे दिया, हमसे प्रस्ताव ही नहीं लिए गए। जो आ रहे हुए ना, उनसे प्रस्ताव ले लेके एमएलए लड़का नहीं है हमारा, वही तो बात कह रहा हूं। देखिए, अरे मुख्यमंत्री जी, अरे देखिए माननीय अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता। अरे भाई, बोल रहे हैं, अरे अध्यक्ष जी, मैं स्पष्ट कर देता हूं। अगर आप सदन की आज्ञा होगी तो मैं जाऊंगा इनके घर लेने के लिए। मैं अगर ये कहेंगे कि प्रस्ताव, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो भी कहना चाहता हूं, जितने प्रस्ताव 100
लगभग 26 विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए, उनको पैसा जारी हो गया। इसमें 3 करोड़ रुपए जो दिया है उसमें 91 विधानसभाओं के प्रस्ताव आ गए जिनका पैसा हमने दे दिया। अगर आपका प्रस्ताव लेने के लिए अगर आप भेजोगे नहीं हमें प्रस्ताव तो वो कैसे आएंगे? प्रस्ताव आप भेजिए और लीजिए, नहीं भेजे। अरे श्रीमान जी, अमीन खान जी, देखिए ये क्या है? हाकिम अली नो, ऐसा है, ऐसा है, ये अब आप ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अरे मैं कह रहा हूं ना, इंदिरा, मैं पूर्व में भी माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के बहस में जवाब सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत सरकार राज्य वित्त आयोग की, ये मैं कह रहा हूं 23 करोड़। आप प्रस्ताव तो आपको भिजवाने, मेरे को घर लेने जाना है क्या? आप भिजवाइए, लीजिए। किसने मना किया? कहां भिजवा जवाब में लड़के? कलेक्टर को भिजवाइए। बैठो, अरे बैठो, प्रस्ताव दीजिए। अरे कह रहा हूं, बोल रहा हूं ना, मैं बोल रहा हूं। अब तो अब तो मेज थपथपा दीजिए, अब तो मेज थपथपा दीजिए। हरिभोज जी अभी, हरिभोज जी हाथ कर रहे हैं, मेज भी थपथपाइए अभी। हाँ देखिए, माननीय संसदीय मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, देखिए वो रतन देवासी जी को वो पहुंच गए। श्रीमान, अरे सरवण जी, मैं आपकी पीड़ा को जानता हूं क्योंकि आपके पास पहुंच गए, रतन जी के पास पहुंच गए, इसलिए आप जोर जोर से कह रहे हो आपके पास पहुंच गए हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूं, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। हम देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि हम देश की 130 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से हम राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए काम करते हैं। अब भी ताली बजाने में जोर पड़ रहा है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण की बहस के जवाब में सदन को अवगत करा चुका हूं कि पंचायतों को गत कांग्रेस सरकार राज्य वित्त आयोग की राशि रुपए 2180 करोड़ रुपए की देनदारियां छोड़ गई थी। आप देख लेना कितना हो रहा है। हमने उक्त देनदारी 2180 करोड़ रुपए सहित 4000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान हमारी सरकार आने के बाद पंचायत राज संस्थाओं को जारी किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम बार बार प्रतिपक्ष को आना दिखा रहे हैं, किंतु यह है कि अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं, अपने गिरेबान में झांकते तक नहीं। अरे देख तो लो भाई, ये आप वहां पूछ करके तो देखो, आपका पैसा वहां पहुंच गया, आप प्रस्ताव नहीं देंगे तो आपके घर थोड़ी लेने आएगा। लगता है अपनी कमी नहीं देखना, दूसरों पर बिना तथ्य के अनर्गल टिप्पणी करना कांग्रेस के कल्चर का ही अभिन्न अंग बन गया है। सबको याद होगा कि अभी हाल ही में इनकी एक प्रमुख, अभी देखा होगा आपने, अभी हाल में इनकी एक प्रमुख सदस्य द्वारा देश के क्रिकेट टीम के कप्तान एवं अद्वितीय खिलाड़ी को भी नहीं बख्शा गया। इस तरह की टिप्पणी की गई थी। मान्यता नेता प्रतिपक्ष और विपक्ष के अन्य सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान अनेक बार केंद्र सरकार के संबंध में भी अपनी अनर्गल टिप्पणियां कर रहे थे। उन्होंने न सिर्फ केंद्रीय बजट, केंद्रीय करों पर राज्य के हिस्से के बारे में बात की, किंतु कोविड जैसी महामारी के समय जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संभालने के साथ साथ मानवता की दृष्टि से 100 से अधिक देशों को भी सहायता उपलब्ध कराई थी, 100 से ज्यादा देशों को सहायता उपलब्ध कराई थी। उस कालखंड की भी विपक्ष की माननीय सदस्यों ने तारीफ करना तो दूर, उसकी आलोचना ही कर डाली।
यदि हम प्रदेश के गत 5 बजटों का विश्लेषण करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि चाहे केंद्रीय करों में हिस्सा राशि हो, केंद्रीय सहायता हो, विशेष पूंजीगत सहायता योजना हो अथवा ऋण लेने की सीमा हो, केंद्र सरकार ने कभी भी कोई भेदभाव नहीं किया। हमारी केंद्र की सरकार ने, हमारी विपक्षी साथी जब सत्ता में थे तो अपनी कमियां केंद्र पर डालने की इनकी आदत सी बन गई थी, जो आज तक भी जारी है। इन पर तो कहावत सटीक बैठती है कि नाच ना जाने। मैं एक दिन कह रहा था, माननीय प्रतिपक्ष के नेताजी ने उस दिन भी कहा, मैं उसको भी दोहराना चाहता हूं। मैं सरपंचों के कार्यक्रम में गया, इनको मेरी सरपंची से वो आगे आ रहा है विषय, बड़ी वो है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष की डबल इंजन सरकार से अत्यधिक दिलचस्पी को देखते हुए मैं आपके माध्यम से इनकी सरकार तथा हमारी डबल इंजन की सरकार के अंतर को स्पष्ट करना चाहता हूं। जब थी उनकी सरकार, चारों ओर थी लूट मारी, त्राई त्राई करती जनता, हर तरफ थी लाचारी।